यूपीएससी 2026, 27 या फिर 28 या फिर इसके आगे भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए भाई कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 21 ईयर है, तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं यानी पेपर दे सकते हैं। देन उसके बाद बात करती हूँ मैं कि यहाँ पर आपको स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए स्नातक की। और इसके साथ साथ आपको तब आप यूपीएससी की फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी 2026-27 या फिर इसके आगे कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ बताएंगे A to Z। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि हम पहले तो ये बताएंगे कि इसके क्या सिलेबस हैं, कैसे समझना है, कैसे इसकी शुरुआत करें, क्या लोग गलतियां करते हैं, क्या नहीं करते हैं। देन इसके आगे ये भी बताएंगे कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी बुक नहीं पढ़नी। सो आप देख लेते हैं यहाँ पर कि हम कि जो यूपीएससी है आपका ये 2026, 27 या फिर 28 या फिर इसके आगे भी देना चाहते हैं तो कैसे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पहले तो आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि भाई कि इसकी तैयारी कैसे करें यूपीएससी की। शॉर्ट टर्म में आपको बता देती हूँ कि कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो। पहले तो आपको क्या करना होगा, आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको पहले ये समझना चाहिए कि इसमें कितने पेपर होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता है कि भाई 3 पेपर होते हैं, बट कौन कौन से होते हैं ये तो पता करो। तो इस चैनल पे मैंने वीडियो बना रखा है तो उसे देख लेना। बट यहाँ पर मैं आपको ऊपर सजेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आपका पेपर होता है ये 3 होता है, जैसा कि मैंने बता रखा है। प्रीलिम्स होता है और यहाँ पर होता है मेंस, जो कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव होता है। और ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एंड जो आपका तीसरा पेपर होता है ये होता है इंटरव्यू। ठीक है, इसमें 3 पेपर होते हैं लेकिन इसके अंदर भी पेपर होते हैं। कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर देने जाते हो, जब आप प्रीलिम्स देने जाते हो, जैसे कि पता है आप सभी लोगों को, अगर नहीं पता है तो जो 2026 वाला पेपर है, 2026 का पेपर 24 मई 2026 को है। अब हर साल 25 मई को होती थी, बट यहाँ पर अब की बार डेट को थोड़ा आगे कर दिया गया है, एक दिन पहले कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे तो वो अपनी सारी डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी रखें। एंड क्या करना है, अगर कोई और भी अभी शुरू करना चाहता है तो उसे आपको समझना होगा कि यहाँ पर देखिए, अगर जो आपका प्रीलिम्स होता है यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है जीएस का। ठीक है, यहाँ जीएस का होता है, जीएस में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल जीएस का होता है। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से जीएस पढ़ने होते हैं। एंड यहाँ पर जो दूसरा पेपर होता है उसी दिन होगा, तो इसमें आपका होगा सी सेट होता है। सी सेट के लिए भी मैंने क्लास रखा है। ठीक है, बताया है कि इसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अब बात करती हूँ इसके आगे कि अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, इसमें जो इसके नंबर होते हैं ये मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स के जो नंबर होते हैं ये मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं। मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने डिटेल में बता रखा है। 4 जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं और लैंग्वेज के पेपर होते हैं और एसए के पेपर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू अगर आपका मेंस निकल जाता है तो आपको नंबर मिलेंगे, वो आपका प्रीलिम्स में जोड़ा जाएगा, उसी के हिसाब से आपको आपका पद दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका भाई होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है पूरी तरह से। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आपको क्या करनी है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है ना वो केवल बच्चों को छांटने के लिए होता है। देन जो आपका मुख्य पेपर होता है वो होता है मेंस। तो मेंस में कौन कौन बच्चा क्वालिफाई करता है उसी के हिसाब से उसका इंटरव्यू होता है, उसी के हिसाब से उसे पद दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की कि दूसरा स्टेप क्या है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है भाई कि अगर आप बिगिनर हो ना तो ये सारी बातें आपको मोटा मोटा समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि दूसरा स्टेप है कि सही समय पर शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप 2026-27 का टारगेट कर रहे हो तो अभी से बेसिक जो आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए ना वो शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो 1.5 से 2 साल की इसकी तैयारी होती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या पहले से पता है तो पहले से तैयारी कर सकते हो, या भी कि आप कैसे कर सकते हो ये आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हो। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करती हूँ दूसरे में कि उसी में हमारा दूसरा पॉइंट है कि पहले एनसीईआरटी
में आपको 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़नी चाहिए। देन उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। अब इसमें जो आपका 6 से लेकर 12 तक का बुक है, इसमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है जो मैं सजेस्ट करती हूँ, जो टॉपर से सजेस्ट करते हैं और जो से सजेस्ट करते हैं, वो है कि आपको जियोग्राफी हिस्ट्री के लिए पढ़नी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका अर्थव्यवस्था है उसके लिए आपको 10th 11th 12th की बुक पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि रोज़ाना कम से कम आपको लगभग, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे पढ़ाई की शुरुआत रखें। कि अगर आप पढ़ाई पहले दिन से कर रहे हो तो लगभग 3 से 4 दिन करें, फिर उसी के हिसाब से आप अपनी रूटीन को बढ़ाते रहें, टाइम टेबल को बढ़ाते रहें एंड रोज़ाना आपको यही करना है। ठीक है, शुरुआती में आपको यही फॉलो करनी है, यही टाइम। देन उसी के हिसाब से आप 7 से 8 घंटे अपनी रूटीन को बनाएं, फिर उसके बाद पढ़ाई करें। यहाँ पर आपको रूटीन कब बनाना है कि सुबह उठें, आप अपना पहले रूटीन बना लें कि कितना मुझे पढ़ना है, क्या आंसर राइटिंग करना है, क्या रिवीजन करना है, सो कैसे मुझे अपनी टारगेट और अपना कैसा दिनचर्या बनाना है, उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की कि तीसरा स्टेप हमारा क्या है। तो तीसरा हमारा स्टेप यहाँ पर ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको फोकस करनी है। तो फोकस इस पर करनी है कि भाई प्री और मेंस दोनों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सब्जेक्ट जो हैं, ये आपको नीचे मैं डिटेल में यहाँ पर लिख दी हूँ, यहाँ पर आपको बताती हूँ। अब ठीक है, ये भाई आपको प्री एंड मेंस दोनों में काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि पहला भाई आपका ये है कि इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में भी आपको प्री एंड मेंस दोनों को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर भाई कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडल और मिडेवल, ठीक है, यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति की बुक पढ़नी है। अब बात करते हैं कि तीसरे बुक की जियोग्राफी में आपको एनसीईआरटी, उसके साथ साथ आपको एक एटलस की बुक पढ़नी होगी। ठीक है, इतना आपको मिनिमम रखना होगा। ठीक है, इतना आपको ही सिलेबस चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। इतना आप अगर रखते हो इतने सारे सब्जेक्ट को, और नीचे बता देती हूँ, फिर उसके आगे बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको उसके साथ साथ इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जो अगला सब्जेक्ट है कि इकोनॉमिक्स के लिए मैंने भी एनसीईआरटी बता रखा है कि एनसीईआरटी प्लस इसके साथ साथ रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर बेसिक बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आप इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तब भी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर में, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी को पढ़ते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। एंड इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्री एंड मेंस में दोनों काम आएगा। तो जो जीएस का मैंने बताया था कि जैसे कि मैंने पहले ऊपर बता रखा है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, तो जीएस बताया है। ठीक है, क्या बताया, जीएस बताया। तो जीएस के लिए इतने सारे सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। लेकिन भाई अब सीसेट जो दूसरा पेपर होगा, सीसेट, ठीक है, सीसेट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर सीसेट में आपका उसी दिन होगा, तो यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हो तो जीएस में जो क्वेश्चन पूछता है वो इस सारे सब्जेक्ट से पूछता है, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पेपर होगा वो ये होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये अगर आप इतने सब्जेक्ट को रखते हैं और इतना चीज़ फॉलो करते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको बार बार रिविज़न करना होगा। जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसको रिविज़न करना है। सबसे बड़ा जो हथियार है वो है रिवीजन। ठीक है, रिसोर्स कम रखो लेकिन जो भी रखो उसे बार बार रिवीजन करो। ठीक है, सबसे बड़ा टारगेट यही होता है। लोगों के पास जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास तो सब कुछ अवेलेबल होता है, बट वो रिवीजन नहीं करते हैं, इसी के डाउट में उनका पेपर नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चौथा फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यूपीएससी सीएससी के फॉर्म में आप हर साल
जो फॉर्म आती है फिलिंग की डेट कब आएगी कब नहीं आएगी, जैसे कि 2026 में पेपर होना है तो कब फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ आपको हर साल देखने को मिलेगा कि फरवरी से मार्च में इसका फॉर्म निकलता है, ठीक है। अगर आप इसको देना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप 2026 में यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो तो आप दे सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आप कोई अदर भी फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो देखो भाई, एसएससी में अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल और एमडीएस का फॉर्म डालना चाहते हो तो इसमें आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको ग्रामर इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप भटक सकते हो, ठीक है। मैथ भी ज़्यादा मैथ पे फोकस करना होता है। अब क्या होता है कि जो बच्चे यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं तो उसमें उनको ज़्यादातर जीएस पढ़ना होता है, ठीक है। और जो आपका सीसेट का पेपर होता है इसमें आपको क्वालिफाई नंबर होता है, ठीक है, 33% लाना होता है। और यहाँ पर दूसरा बात करते हैं कि इसके फॉर्म को आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं कि आपका जो फोकस है वो है यूपीएससी पे केवल, तो आप यूपीएससी को दें। इसके साथ साथ आपको किस और भी देना चाहिए, तो जैसे कि आपको यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी और अदर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर भी एग्ज़ाम हैं, तो इसको अगर आप दे रहे हो तो अलग सब्जेक्ट, अगर आपको अलग सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो जो आपका फोकस होना चाहिए कि यूपीएससी के अलावा मुझे और भी फॉर्म को फिल करना है, कोई दूसरा रैंक लाना है, मतलब कि मुझे कोई ना कोई जॉब चाहिए, नहीं मुझे टेस्ट करना है कि मेरे नंबर कितना आ रहा है। तो जो यूपीएससी का लेवल का होता है मतलब उससे कम होता है, जैसे कि आईएएस में जो यूपीपीसीएस का होता है तो वो कहीं ना कहीं कम होता है, ठीक है। तो इसमें आप इन सारे फॉर्म को डाल सकते हो जो स्टेट लेवल का होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं ये बैकअप प्लान की तरह होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाँचवें स्टेप की, कि पाँचवा स्टेप हमारा है कि जो बिगिनर है उन स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उन सारी स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले आपको तो एनसीईआरटी यानी कि बेसिक बुकें कवर करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बेसिक बुकें बताती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं। बट भाई यहाँ पर आप देख लो कि मैंने जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो बता रखा है, ठीक है। और इसके अलावा इसके डिटेल में जानना है तो नीचे भी इसी वीडियो में मैंने और इसी चैनल पे मैंने बता रखा है, वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रोजाना आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि मैंने भी करंट अफेयर को पढ़ा है और लिखा भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ते हो या फिर कहीं ऑनलाइन क्लास करते हो तो वहाँ पर अगर 2 घंटे की वीडियोस है तो वहाँ पर आपको लगभग 3 घंटे 4 घंटे लग सकते हैं नोट्स बना रहे हो अगर साथ में। क्योंकि मैं जो नोट्स बनाती थी वो साथ में बनाया करती थी, ये नहीं है कि मैंने पहले पढ़ा का फिर उसको बाद में पढ़ती। जैसे कि सर पढ़ाते थे उसी के साथ साथ मैं नोट्स बनाया करती थी और शॉर्ट नोट्स बनाती थी, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गलतियाँ वो हुई हैं कि रिवीजन नहीं कर पाना। रिवीजन का सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि आपको लगभग 4 से 5 बार, और जितना हो सके जब तक नहीं आए उसको आपको बार बार रिवीजन करना है। एंड हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, कब करनी है, कि आपका लगभग 60 से 70% जो कवर हो जाए सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये नहीं है कि पहले दिन आपने शुरुआत की फिर उसके बाद तुरंत आंसर राइटिंग पे लग गए, तो ऐसा नहीं करने, ठीक है। अब बात करते हैं कि हर 15 दिन में आपको प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया है कि 60 से 70% अगर आपके सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं तो मॉक टेस्ट दें, आंसर राइटिंग करें और आपको काम ये सारी करनी है। एंड आप बात करते हैं नोट्स को शॉर्ट में बनाएं। शॉर्ट में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जब आप पेपर देने चाहते हो तो एक दिन में 2 पेपर होते हैं मेंस के, तो जो बीच में गैप मिलता है 5-6 दिन का, तो बीच में ये होता है ना कि जब आप प्रीलिम्स पास करते हो तो 4 से 5 महीने रह जाते हैं मेंस में, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स को पास किया है तो 5 महीने, लगभग 4 से 5 महीने बीच में मिलते हैं, फिर आप मेंस को देने जाते हो। तो वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी काम आएंगे, और जब पेपर होंगे लगातार तो वहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो कि ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, एक बार देख लेना चाहिए, तो वो देख सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे मैं बात करती हूँ कि क्या आपको 6वें पॉइंट में ये बात करूँगी कि किन गलतियों से बचना है आपको। तो उन सारी गलतियों से बचना है जिससे आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल सकता है। जैसे कि सिर्फ आपको यूट्यूब पर देखना नहीं है और नोट्स कलेक्ट नहीं करना है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि उन्होंने देखा क्या कि यूट्यूब पे वो वीडियो चल रहा है यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, तो वो हर वो क्लास देखते हैं, उसके लिए वो नोट्स बनाते हैं। एक क्लास देखना, एक पहले आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर पहले चैनल को ढूंढो कि मुझे कौन बेस्ट चैनल, मेरे लिए क्या बेस्ट चैनल है, सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है। फिर उसमें अगर आपको सर पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। वैसे तो
हर एक टीचर नहीं कवर कराते हैं यूपीएससी का सिलेबस। ये एसएससी नहीं है कि इसमें हर टीचर पूरा कवर कराते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कुछ टीचर हैं जो उस पूरे सब्जेक्ट को कवर कराते हैं, ठीक है। तो मैंने टीचर भी बता रखा है कि भाई पढ़ लो उनसे, क्योंकि मैंने भी पढ़ा, वहाँ से क्वेश्चन आए थे और इससे और बेटर मैंने बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और यहाँ पर वीडियो का लोगो लगा देती हूँ, और यहाँ पर उस वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, उस वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, या फिर इसी चैनल पे वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। देन इसके नीचे तुरंत वही वीडियो है। अगर आपको कोई और बेटर सर मिलते हैं तो कर लीजिएगा, वहाँ से फॉलो उन सर को कर लीजिएगा। बट जो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो मुझे बेटर लगा और उन्हीं से मैं पढ़ती थी, सो वहाँ से क्वेश्चन भी आया था। मैं सजेस्ट करूँगी यही कि अगर आपको और कोई चैनल अच्छा लगता है तो वहाँ से भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये देख लीजिएगा ज़रूर कि पूरे सिलेबस को कवर करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। फिर उसके अलावा आपको वो क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं, कि आप मस्ती मजाक के लिए पढ़ रहे हो। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना। सो अब आगे बात करते हैं कि क्या और गलतियाँ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बुक्स नहीं शुरू करना है कि ये भी बुक वही, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो जितना बुक मैंने सजेस्ट किया, जो मेरे पास बुकें हैं उतनी सारी बुकें हैं, और उसी को मैं फॉलो करती हूँ, उसी को रिवीजन करना है, उसी को दोहराना है, उसी से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जैसे कि जो नहीं समझ में आता है वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। सिर्फ एक आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहिए जहाँ तक हो सकता है। एंड बात करती हूँ करंट अफेयर को छोड़ना। सबसे बड़ी गलतियाँ यहाँ पर लोग कर देते हैं कि करंट अफेयर को नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो कि बाद में जब मैराथन क्लास आएगा तब देख लेंगे। भाई जो शुरुआत आपने अगर शुरू से कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगी और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है करंट अफेयर से, ठीक है। तो अब बात करती हूँ 7वें स्टेप की। 7वां स्टेप हमारा क्या है और कैसे है। 7वां स्टेप हमारा ये है भाई, स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। छोटा टाइम टेबल बनाना है। तो कैसे बनाना है, जैसे जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए कैसे शुरुआत करें टाइम टेबल की। तो इसके लिए आपको रोजाना क्या करना है, कैसे करना है, कितने घंटे पढ़नी है, तो यहाँ पर बात करते हैं। आपको लगभग आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं छोटा सा टाइम टेबल बताती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करनी है। 2 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। 2 घंटे में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। जब आपका एनसीईआरटी कवर हो जाता है उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। देन उसके बाद 1 घंटा अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, फिर उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ लीजिए, और इसके साथ 1 घंटे आपको आंसर राइटिंग में करनी है और मॉक टेस्ट देनी है। और मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी कब पढ़नी है वो मैंने बता रखा है, ठीक है। इसके लिए मैं टाइम नहीं पर बात करूंगी। और हम बात करते हैं कि 8वें स्टेप की। 8वां स्टेप ये है भाई, लास्ट स्टेप ये हमारा है कि मोटिवेशनल और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब तक आपके अंदर, मुझे लगता है मोटिवेशनल से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य जब आपका मजबूत होगा उसी के हिसाब से आपका वर्क होगा, और जब वर्क होगा तो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क सब कुछ बना रहेगा। अगर आपका फोकस मजबूत है कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, तो अगर कहते हैं कि लक्ष्य मजबूत हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। मेहनत आपको खुद करनी होगी। यहाँ पर आपको एक लास्ट हमारा ये लाइन है कि मोटिवेशनल एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये आपको रखना है, क्योंकि आप 1.5 से 2 साल तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो, और कंसिस्टेंसी भी नहीं बनी रहती है कि पता नहीं होगा कि नहीं। इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, ये सारे मन में डाउट कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सो अब बात कर लेती हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। आपको क्या याद रखना है। यहाँ आपको याद ये रखना है कि यूपीएससी जो आपका एक मैराथन है, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो कि बाद में क्लास देख लेंगे, ये कर लेंगे, इसी के हिसाब से आपको ये जो यूपीएससी का पेपर है ये एक मैराथन है। इसे आपको स्पेंड करने का टाइम नहीं है कि कुछ समय का है होगा इसे बिता ले खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको और अपने आप को क्या करना है क्या नहीं करना है सुबह ही सोच बैठें कि क्या मुझे करना है क्या नहीं। जो मेरा रूटीन होता है, जो अपना रूटीन होता है, वो होता है कि सुबह उठ के थोड़ा बहुत टहल घूम लेना, और उसके साथ अगर आप इसके साथ मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ। यानी कि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना है। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन में रहना है। और यहाँ पर मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि सुबह उठ के थोड़ा बहुत वॉक कर लेना। एंड उसके साथ मैं सुबह उठती हूँ कि क्या मुझे टाइम टेबल बनाना होता है कि क्या मुझे आज क्या तैयार करना है, कितना तक करना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे करना है। ये सब कुछ मेरा हर दिन का जो टाइम टेबल होता है वो बनाना होता है, ठीक है। यही सब आपका मोटिवेशनल है, और हर रोज़ छोटा स्टेप और बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। यही आपका छोटा छोटा जो टारगेट है एक दिन आपको एक बड़ा मंजिल बना देता है। जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी ईंट से एक बड़ा मंजिल तैयार होता है, उसी के हिसाब से आपको छोटा छोटा टाइम टेबल बनाकर एक
एक दिन बड़ा कुछ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली जो हमारा वर्ड है। अगर आप 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दें। एंड बेसिक और करंट अफेयर इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। आपका फार्मूला ये होगा कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। और यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की परीक्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे आपको और कौन सी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं बताई हूँ जैसा कि आपको कि फॉर्म कब आएंगे कब नहीं आएंगे, सो आप देख लीजिएगा। फॉर्म जो होते हैं ये 2026 में फरवरी से मार्च के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। और 24 मई को प्रीलिम्स का पेपर होगा, ठीक है। ये पहले से इसका जो डेट होता है वो रख दिया जाता है कि कब होगा कब नहीं होगा। इस तरह की वीडियो के साथ में मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि उन सारे ज़रूर स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं।